हाय, मैं छोटन कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान हब पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र चैप्टर 2 संसाधन के रूप में लोग। इसमें हम देखेंगे एमसीक्यू के क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे अर्थशास्त्र चैप्टर 1 एमसीक्यू जो कि था पालमपुर गांव की कहानी। आप चाहे तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप जाकर उसको भी देख लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में आपको परेशान ना होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अर्थशास्त्र का चैप्टर 2 संसाधन के रूप में लोग का एमसीक्यू। तो आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि मानव पूंजी निर्माण के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है। कहने मतलब क्या है कि मानव पूंजी निर्माण में कौन कौन से ऐसे कारक है जो मानव पूंजी निर्माण के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण। ये तीनों ही चीजें मानव पूंजी निर्माण के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से हो जाएगा पहले का आपका आंसर डी, पहला का डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दोस्तों कि जनसंख्या कौन सा संसाधन है। कहने मतलब क्या है कि जो आप जनसंख्या देखते हैं वो कौन से संसाधन के अंतर्गत आता है, तो वो आता है मानव संसाधन के अंतर्गत। तो इस तरह से हो जाएगा आपका दूसरा का ऑप्शन नंबर बी, मानव संसाधन। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दोस्तों कि निम्न में कौन मानव पूंजी है। कहने मतलब क्या, मानव पूंजी किसको बोलेंगे दोस्तों, वैसा मानव जो कुछ ना कुछ काम में लगा हुआ है। जैसे कहने मतलब क्या है कि डॉक्टर, शिक्षक, दर्जी, ये हर किसी ना किसी काम में लगा। जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो बीमार पड़ता है वो कहाँ जाता है, तो डॉक्टर पास जाता है। तो डॉक्टर क्या हो गया, संसाधन हो गया। तो वो कौन सा संसाधन हो गया, तो मानव संसाधन हो गया। तो इस तरह से मानव संसाधन जो डॉक्टर है वो आ जाएगा मानव पूंजी के अंतर्गत। तो उसी प्रकार दर्जी भी, शिक्षक भी। तो इस तरह से हो जाएगा तीसरा का आंसर सभी। निम्न में कौन सा मानव पूंजी है, तो डॉक्टर भी है, दर्जी है, शिक्षक भी। तो ये तीनों ऑप्शन से हो। तो इस तरह से हो जाएगा आपका तीसरा का ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों कि जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है। कहने का मतलब क्या है कि जीएनपी का फुल फॉर्म क्या है, तो जीएनपी का फुल फॉर्म है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको बोलते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दोस्तों कि सकल और विलास किस गांव से थे। दोस्तों, अगर आप अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि सकल और विलास का एक कहानी दिया गया था। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सकल और विलास किस गांव से थे, तो वो थे सेमापुर से। तो इस तरह से हो जाएगा पांचवा का ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, इसी कहानी में से, सकल और विलास की कहानी में से कौन गठिया का रोगी हो गया था। ऑप्शन है विलास, सकल, गीता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से हो जाएगा छठा का आंसर ए, विलास। विलास क्या हो गया था दोस्तों, गठिया का रोगी हो गया था। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दोस्तों कि जापान ने कौन से संसाधन पर ज्यादा निवेश किया। दोस्तों बात करें जापान, तो जापान चाइना के बगल में एक छोटा सा देश है जो एक आइलैंड के रूप में। दोस्तों जापान में ज्यादा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो उसने निवेश किस पर किया, तो वो निवेश किया मानव संसाधन पर। दोस्तों जापान मानव संसाधन पर निवेश क्या किया, तो वो शिक्षा पर, प्रशिक्षण पर, स्वास्थ्य पर, इस पर ज्यादा ध्यान दिया। इसी के माध्यम से आज जापान टेक्नोलॉजी के माध्यम में बहुत ही ज्यादा विकसित राष्ट्र है। तो इस तरह से हो जाएगा जापान ने कौन से संसाधन पर ज्यादा निवेश किया, तो वो किया था मानव संसाधन पर। तो इस तरह से हो जाएगा सातवां का ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दोस्तों कि प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत क्या आता है। दोस्तों बात करें क्षेत्रक में, तो क्षेत्रक को 3 कैटेगरी में बांटा गया, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो बात करें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, तो आता है पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, खनन हो गया, उत्खनन, मुर्गी पालन, ये सारे क्षेत्र सारे आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो इस तरह से आपका आठवां का पशुपालन, कृषि, खनन, ये तीनों ही सही हो जाएगा, लेकिन तीनों में से तो कोई एक टिक माना होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो कि दिया है सभी, पशुपालन, खनन, कृषि, ये तीनों ही सही हो जाएंगे। तो आठवां का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सभी। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 के दोस्तों कि परिवहन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों बात करें परिवहन की, तो परिवहन आता है तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत। तो इस तरह से नौवां का आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दोस्तों कि आर्थिक क्रिया के कितने भाग होते हैं। दोस्तों आर्थिक क्रिया के टोटल 2 भाग होते हैं, जो कि होता है बाजार क्रिया और दूसरा होता है गैर बाजार क्रिया। दोस्तों तो इस तरह से हो जाएगा आपका 10वां का ऑप्शन नंबर बी 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों कि विलास गांव के बाजार में मछली बेचता है, तो ये कौन सी क्रिया है। दोस्तों अभी हम आप लोग को बताएं कि गैर बाजार क्रिया और बाजार क्रिया दो ही आर्थिक क्रिया। तो कहने का मतलब क्या कि गांव में विलास क्या करता है, मछली बेचता है। तो मछली बेचना यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगा, बाजार क्रिया हो जाएगा या गैर बाजार क्रिया हो जाएगा, या फिर दोनों हो जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों बात करें
विलास की, तो विलास क्या करता है, मछली बेचता है। तो मछली कहाँ बेचता है दोस्तों, तो वो बेचता है बाजार में। तो बाजार में जब हम मछली बेचेंगे तो उससे हम क्या कमाएंगे, कुछ लाभ कमाएंगे। तो जब हम लाभ कमाएंगे किसी चीज से तो उसको बोलते हैं हम लोग बाजार क्रिया। और जस्ट इसी का अपोजिट की बात करें, बाजार क्रिया का अपोजिट क्या होता है, तो गैर बाजार क्रिया। अब दोस्तों बात करते हैं गैर बाजार क्रिया। गैर बाजार क्रिया में जैसे कि आप लोगों को मम्मी लोग खाना पकाती होगी, तो खाना पकाते हो क्या आप मम्मी लोग को पैसे देते, क्या नहीं देते। तो वो लाभ के पर्पज से काम नहीं कर रही है, वो क्या करती है, आप लोगों का घर का काम करती है, लेकिन उसको लाभ नहीं मिलता, आप उसको पैसा नहीं देते, वो हो जाएगा क्या, गैर बाजार क्रिया। तो क्या बोल रहा है, गांव में कौन बेचता है मछली, मछली बेचता है विलास। तो मछली बेच के विलास क्या करता है, पैसा कमाता है। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बाजार क्रिया। तो इस तरह से आपका 11 का आंसर हो जाएगा ए, बाजार क्रिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दोस्तों, इसी से रिलेटेड है। विलास अपने परिवार के लिए क्या करता है, खाना पकाता है। तो ये कौन सी क्रिया, अभी दोस्तों हम आप लोग को बताए थे कि जो काम लाभ के लिए किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, बाजार क्रिया। और जो बिना लाभ के लिए किया जाएगा, जैसे कि माँ क्या करती है, खाना पकाती है, तो वो लाभ के लिए काम करती है, क्या नहीं करती है, नहीं करती है, तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगा, तो गैर बाजार क्रिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 का, विलास अपने परिवार के लिए क्या करता है, खाना पकाता है। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो ये हो जाएगी गैर बाजार क्रिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों, कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है। तो वो था 24%। तो इस तरह से हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए, 24%। बात करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों, कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य क्या है, कौन है। कहने मतलब क्या है कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो वो है केरल। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 14 का ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों, कि शिक्षित बेरोजगारी कहां देखने को मिलती है। बात करते हैं बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी मौसमी बेरोजगार भी होता है, शिक्षित बेरोजगारी भी होता है, और पर्सन बेरोजगारी भी होता है। तो बात करते हैं शिक्षित बेरोजगारी। तो शिक्षित बेरोजगारी क्या है, पहले उसको समझते हैं। शिक्षित बेरोजगारी उसको बोलेंगे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं और उसको काम करने को नहीं मिलता। कहने मतलब क्या, वो काम करना चाहते हैं परंतु उसको काम नहीं मिलता, तो वही लोग क्या कहते हैं, शिक्षित बेरोजगारी। अब बात करते हैं कि शिक्षित बेरोजगारी कहां देखने को मिलता है, तो वो ज्यादातर शहरों में देखने को मिलता है, क्योंकि शहर के लोग ज्यादा पढ़ लिखे होते हैं। इस तरह से हो जाएगा आपका 15 का ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र में देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं कि मौसमी बेरोजगारी होता क्या है। मौसमी बेरोजगारी वैसे बेरोजगारी है जो मौसम के अनुसार, सीजन के अनुसार आपको काम मिलता है और बाकी समय काम नहीं मिलता। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कृषि का काम करते होंगे तो कृषि में क्या होता है कि जब धान की कटाई बुआई होता है तब ज्यादा काम मिलता है, लेकिन जब धान वगैरह का फसल खत्म हो जाता है तो आपको काम नहीं मिलता है। तो क्या बोला कि मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र में देखने को मिलता है ज्यादा, तो मिलता है कृषि के क्षेत्र में। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 16 का ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दोस्तों, कि कौन सा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है। संसाधन बहुत सारे होते हैं, संसाधन पहले समझते हैं कि संसाधन क्या है। तो जो हमारी जरूरत को पूरा करेगा उसी को हम लोग संसाधन बोलेंगे ना। तो संसाधन क्या बोला कि कौन सा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन क्या दिया, भूमि संसाधन, मानव संसाधन, कृषि संसाधन। तो बात करें सबसे इंपॉर्टेंट का, मानव संसाधन है। अगर मानव संसाधन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बिना मानव का कोई भी संसाधन का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि बात करें हम भूमि का, भूमि संसाधन तो है, लेकिन जब उस पर भूमि का उपयोग होगा तभी वो संसाधन कहलाएगा ना। क्योंकि बिना भूमि तो बहुत सारी भूमि है, क्या भूमि पड़ती है, अगर उसको कोई काम मिलेगा तभी वो संसाधन कहलाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन जाएगा, मानव संसाधन। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 17वां का ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दोस्तों, कि विनिर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों आप लोग का आ होगा क्षेत्र, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो बोल रहा कि विनिर्माण किसके अंतर्गत आता है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वो आता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। दोस्तों बात करें विनिर्माण का, तो जो प्राथमिक क्षेत्र से वस्तुएं मिलती है उसी को हम लोग मशीनों के माध्यम से, फैक्ट्री के माध्यम से जो वस्तुएं बनाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं विनिर्माण। तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 18वां का ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों, कि सर्व शिक्षा अभियान किसके द्वारा लाया गया। तो ये लाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। इसके अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत लोगों को जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको पढ़ाना अनिवार्य किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दोस्तों, कि भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्य का नाम क्या है। दोस्तों बात करें सबसे अधिक साक्षरता दर तो वो है केरल, और बात करें सबसे कम साक्षरता दर तो वो है बिहार। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 20वां का ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ऐसे ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल एनसीईआरटी ज्ञान हब से जुड़े रहे, ताकि आपको आने वाले ऐसे ही
बहुत सारे प्रश्न जो आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानने को मिलते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके दोस्त आपके फ्रेंड्स भी बहुत सारे जानकारियों का लाभ ले सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।